नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आकाशवाणी केंद्र ईटानगर के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपका होस्ट गामी बोगो। श्रोताओं, भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के राष्ट्र गौरव को पूरी दुनिया में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जश्न के महाकुंभ के रूप में मना रहा है। इन्हीं जश्नों की खूबसूरत झलकों से रूबरू कराती है हमारे विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आज चर्चा करेंगे सेंसिटाइजेशन ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस एंड बूस्टिंग टीबी नोटिफिकेशन। और इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई है डॉक्टर पीडी तोंगची जी, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफिसर पापुम पारे, और साथ ही साथ हमारे बीच जुड़ी हुई है डॉक्टर काबक तमल, मेडिकल ऑफिसर टीबी कंट्रोल टीबी यूनिट ईटानगर। सर, आप दोनों को हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, डॉक्टर काबक जी, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे जो श्रोताओं हैं उनको ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में बताएं और उसका लक्षण क्या क्या हो सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। टीबी जो है हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं, जो काफ़ी यहाँ पे है, अभी हमारे समाज में फैला हुआ है। तो ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, ये इनका जो फैलना जो है, एक हमारा जो कीटाणु है, इनको हम मेडिकल की भाषा में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। इस कीटाणु के जरिए हमारे शरीर में जब वो अंदर घुसता है और जब किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है तो उनको टीबी का जो बीमारी का जो लक्षण जो शुरू होने लगता है। तो इसमें जो लक्षण जो है आपका, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो कीटाणु की वजह से जो होता है, जो लक्षण निकलता है, इसमें लक्षण में सबसे पहले हम लोग जो खांसी रहता है, खांसी जो है अगर 2 हफ्ते और 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें हम लोग ये एक लक्षण इसमें दिखता है। तो उसके बाद दूसरा है, इसके साथ साथ में बुखार अगर आएगा, हल्का सा बुखार, ये इवनिंग हम लोग बोलते हैं कि शाम को इवनिंग राइज इन टेम्परेचर बोलते हैं कि शाम को जो बुखार हल्का हल्का से रहेगा। इसके साथ में रात को स्वेटिंग्स रहेगा। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति फैमिली में किसी का पुराना कोई टीबी हो गया और उनका ये अभी खांसी हो रहा है, तो उनको भी हम लोग ये सोचते हैं कि उनके पास भी ट्यूबरक्यूलोसिस होने का चांस रहता है। और अगर हम लोग का अगर 2 हफ्ते हो या ना हो, अगर कहीं कोई व्यक्ति अगर खांसते समय अगर हल्का सा खून निकलता है तो उन पे भी हम लोग ये थोड़ा सा सस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डाउट करते हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है या नहीं। ये जो मेनली हमारा जो अभी जो मैंने लक्षण बताया है, वो हमारा एक प्रकार का एक पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस जो कि मतलब छाती पे, चेस्ट पे जो पाया जाता है, जो वो एक प्रकार का ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया। जो मेन ट्यूबरक्यूलोसिस जो हमारा सरकार भी इसी पे ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि इस छाती पे जो खांसी होके जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है वो समाज में फैलने के ज़्यादा चांसेस रहता है उनका। और इसके अलावा भी हमारा जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है, जो कीटाणु जो है, हमारे बाकी शरीर में भी कई जगह पे फैल जाता है। और इसके कारण से हम लोगों का दूसरा प्रकार का जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। यानी कि जो छाती के बाहर अगर कोई भी शरीर में अगर कहीं भी जगह पे अगर ट्यूबरक्यूलोसिस अगर पाया जाएगा, बीमारी पाया जाएगा, तो हम उनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पेट पे टीबी, जैसे कि हो गया हमारा हड्डी पे टीबी, बोन ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये फीमेल्स में हो गया, जो गायनी में प्रॉब्लम होने से, टीबी के कारण से कई बार उनका बच्चा होने का भी प्रॉब्लम्स रहता है। हमारा जो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है इवन स्किन्स में भी है, बोन में भी है, कई प्रकार का ट्यूबरक्यूलोसिस जो छाती को छोड़ के भी है। और लेकिन हमारा जो मेन जो इस समाज में जो हम लोग जो मेनली हमारे जो सरकार के द्वारा जो हम लोग टारगेट करते हैं कि वो है हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, जहाँ पे खांसी होके खांसी पे जो बलगम निकलता है उस पे कीटाणु ज़्यादा पाया जाता है ना नहीं जाता है, उनको हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग ज़्यादा ट्रीटमेंट देने के लिए ये करते हैं। तो लक्षण यही है जो हमने अभी बताया, बुखार, खांसी हो गया 2 हफ्ते और 2 हफ्ते से ज़्यादा, उसके बाद बुखार, रात को ये इवनिंग राइज इन टेम्परेचर होना, उसके बाद नाइट स्वेटिंग होना, और इसके अलावा अगर फैमिली में किसी का हिस्ट्री ऑफ टीबी है उसके बाद में, और जो खांसी, जो व्यक्ति जो खांसी करते हैं और खांसी में अगर खून निकलता है तो एनी टाइम हम लोग उनको टीबी का ये लक्षण माना जाता है।
अच्छा, धन्यवाद सर। और सर, जब हम टीबी की बात करते हैं तो ये इसको एक कम्युनिकेबल डिजीज़ माना जाता है, तो ये जो टीबी है किस तरह से फैलता है हमारे बीच, और हमें ऐसी कौन सी सावधानियां लेने होंगे सर? जो ट्यूबरकुलोसिस जो है, जैसे पहले बताया कि जो खांसी जो है सबसे एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा हानिकारक जो खांसी से जो निकलता है, हम लोग बोलते हैं कि जो फैलना जो है ये एयर टू एयर अगर हम लोग इनहेलेशन करेगा, जो कीटाणु जो है, एक जो टीबी रोग जो व्यक्ति है, अगर वो खांसी करेंगे, खांसी करके उनका अगर वो खांसी से अगर उनका जो हल्का सा जो ये हम लोग का जो पार्टिकल्स होता है या ड्रॉपलेट्स होता है, वो अगर किसी व्यक्ति का नाक और मुंह के थ्रू अगर घुस गया तो वो होने का चांसेस एक रहता है। तो ये एक चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो है ये हम ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। इसके अलावा अगर हम लोगों का कई सारा जो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो हमें और मतलब टीबी को फैलने में मदद करता है, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में अगर ये साफ सफाई नहीं है, गंदगी ज़्यादा है और आप जो गंदगी निकलने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं है, तो आपका जो कीटाणु जो है वही फैलते रहेगा, तो उसमें आप लोगों को लगने का चांस रहता है। और दूसरा है कि अगर जिसका फैमिली जो क्राउडिंग पॉपुलेशन होता है, जो एक छोटे से घर पे अगर ज़्यादा लोग रह जाते हैं और उसका जो घर का बनाया वाला जो तरीका है, अगर उस पर खिड़की जो है अच्छी तरह से वेंटिलेशन नहीं लगाया है, ये हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ एयर, कि मतलब दोनों साइड से अगर खिड़की रहेगा जहाँ पे एक तरह से अगर हवा आएंगे और दूसरी तरफ से हवा चले जाएंगे, तो इस प्रकार का अगर घर अगर रहेगा तो वो एक आइडियल घर माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे खास करके अरुणाचल पे नॉर्थ ईस्ट पे देखा जाएगा तो हम लोगों का जिस तरह का कच्चा घर बनाते हैं वहाँ पे तो वेंटिलेशन रहता ही नहीं है। तो उसके कारण से कई बार क्या रहता है कि अगर और ऊपर से हमारा ये जो अरुणाचल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जहाँ पे एक ही चौका रहता है, जहाँ पे कई लोग एक साथ में फैमिली बैठता है, अगर उसमें किसी व्यक्ति ने बीमार हो गया तो एक तो क्राउडिंग पॉपुलेशन हो गया और दूसरा वेंटिलेशन नहीं होने के कारण से जो है कि टीबी का जो कीटाणु फैलने का चांसेस ज़्यादा रह जाता है। तो इसमें काफ़ी सुधार करने का ज़रूरी है। सबको हम बताते हैं कि जितना हो सके हमारा ट्रेडिशनल हाउसेस को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा वेंटिलेशंस को अगर ज़्यादा ध्यान देगा, खिड़की बड़े बड़े बनाएंगे जहाँ पे अगर हवा का पास होना आराम रहेगा, तो ये हो गया। तो हम लोगों को जानना है कि खांसी करते समय में कफ एटिकेट्स, कफ का जो व्यवहार है, खांसी करते समय जो व्यवहार है, उस पर आप ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि जो व्यक्ति अगर खांसी करता है, टीबी हो या ना हो, खांसी करता है, तो पहला तो वो हमेशा कोशिश करे कि वो एक रुमाल रखे और रुमाल पे ही खांसी करे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप अपना जो है एल्बो जो होता है आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और अपना खांसी करते वक्त आप अपना जो बायां हाथ का जो एल्बो रहेगा, जो जॉइंट होगा, उस पर आप अगर धक के खांसी करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जो है टीबी, जिसके घर में, जिसके परिवार में कोई किसी ने टीबी हो भी गया, तो अगर वो खांसी करते समय में ये ध्यान दे कि एक तो रुमाल पहने, या तो आजकल कोविड के टाइम में मास्क पहने, या तो अगर मास्क और रुमाल नहीं है, अगर उनको खांसी करना भी है तो छोटा सा डब्बा जैसे रखे जहाँ पे हल्का सा फिनाइल लगा के, डिसइंफेक्टेंट लगा के, अगर आप वहाँ पे खांसी करेगा तो कम से कम टीबी का कीटाणु वहाँ पे जाके मर तो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ अगर छोटे मोटे चीज़ अगर ध्यान देगा तो मेरे ख्याल से टीबी को हम लोग काफ़ी फैलने से बचा सकेगा। जी, तो बहुत खूबसूरत से आपने हमें जो सावधानियां हैं उनको बता दिया। तो लाइक हम बोल सकते हैं कि हमें घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करना चाहिए, और जो क्राउडिंग पॉपुलेशन है उसे थोड़ा सा कम करना चाहिए, और खांसते वक्त हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन से आपके विस्तार से आपने हमें समझा दिया, धन्यवाद सर। और आते हैं सर पीदी थोंगची जी, डॉक्टर पीदी थोंगची जी। श्रोताओं में डॉक्टर तमार का साथ में थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा जी। जैसे लक्षण इन्होंने बताया है, उसके साथ साथ में हम थोड़ा सा लक्षण के बारे में बताएंगे। खांसी और बुखार का अलावा उसमें पेशेंट जो है भूख लगना कम हो जाएगा, और वो भूख लगना कम होने का वजह से उसका वेट में, वजन में घटाव आएगा, जिसको हम लोग वेट लॉस कहते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, उसमें जो पार्ट में टीबी होता है उसी एरिया में
अलग से उसका जैसे बोन का है तो बोन स्वेलिंग होगा और उसमें पेन होगा जिसको हम लोग टेंडरनेस कहते हैं। और जॉइंट टीबी है तो जॉइंट स्वेलिंग, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होगा। उसके बाद जो ग्लैंड टीबी है तो जो ग्लैंड है ग्लैंड को स्वेलिंग हो जाएगा। ये सब जो है उसका लक्षण है। तो उसके अलावा जो प्रिवेंशन कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम लोग कहते हैं। तो प्रिवेंशन यानी कि उससे बचाव कैसे करना है। आपको टीबी होने के बाद आप ट्रीटमेंट करके दवा से ही अच्छा होता है, लेकिन टीबी को होने नहीं देना है, यही सबसे बड़ा बात है। तो एक तो है हम लोग ट्रांसमिशन को रोकना, जल्दी जल्दी उसको डायग्नोसिस करके ट्रांसमिशन जो जिससे फैलता है उसको चेक करना है जल्दी ट्रीटमेंट करके। और उसके अलावा जो BCG वैक्सीन, आप उसको मत भूलिए। BCG वैक्सीन हर बच्चों को BCG वैक्सीन लगाना जरूरी है। उससे कॉम्प्लिकेटेड टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, खराब वाला टीबी नहीं होता है बच्चों में, और वो पैदा होने का 7 साल से लेकर 1 साल तक उसको ले सकता है। और दूसरा जो है हम रेगुलर हेल्थ चेकअप, वो अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करेगा तो जल्दी अर्ली डिटेक्शन होगा और उससे भी प्रिवेंशन हो जाएगा। तीसरा है आप एडिक्वेट रेस्ट। तो एडिक्वेट रेस्ट मीन्स आपको 24 घंटे के अंदर में आप 6 घंटे जैसे रेस्ट करना पड़ता है, सोना पड़ता है, वो भी आप ध्यान में रखिए। ये सब जो है प्रिवेंशन में आएगा। उसके बाद बैलेंस डाइट। हम लोग ट्राइबल में क्या होता है कि बैलेंस डाइट मीन्स आप मीट या मच्छी ही खाना है, वो बात नहीं है। मीट और मच्छी में जो विटामिन वगैरह मिलता है वो कम ही मिलता है उसमें आपको ज़्यादा फैट्स और प्रोटीन मिलेगा। तो उससे ज़्यादा जो विटामिन वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश जो वेजिटेबल वगैरह है। उसके बाद फ्रूट्स है, आप किसी तरह का भी फ्रूट्स हो उसमें बहुत भरपूर विटामिन रहते हैं उसमें। तो ये सब को आप रेगुलर खाइए। और एक चीज़ है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाए वहीं खेले, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। सुबह सुबह के जो फ्रेश हवा है वो आप लेना है, उससे भी आपको बहुत सारा रोग से, टीबी सिर्फ नहीं है, बहुत सारा बीमारी से बच सकता है। और बदन को आप हेवी होने नहीं देना है, वेट को गेन होने नहीं देना है। और ये नहीं है कि आप मोटा है तो आप हेल्दी है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। एक्सरसाइज रेगुलर करिए। अगर आपका टाइम नहीं है बाहर जाके वॉक करने के लिए तो आप घर का छत में या बरामदा में भी आप टहल सकता है, उससे भी काफ़ी आपको एक्सरसाइज हो जाएगा। उसके अलावा आप रूम का अंदर बैठ के खिड़की दरवाज़ा पूरा खोल के आप योगा कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप स्पेशली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह है वो आपका फेवरेट के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है और फायदेमंद भी है। तो ये सब चीज़ें आप रखिए। उसके बाद जो हाइजीन है, जैसे डॉक्टर तमान ने कहा है, हाइजीन में है आपका पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, दोनों है। सिर्फ आप नहा के बदन को चमका के रखने से उससे हेल्दी नहीं होता है। आपका घर का साफ सफाई, बाहर का साफ सफाई, उसके बाद जो कंपाउंड है उसका साफ सफाई, ये सब में ध्यान रखिए। और ये सब होने से आपका बहुत सारा बीमारी से बच सकता है। जी, धन्यवाद सर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी और उन्होंने ये भी जताया था कि दुनिया ने टीबी को ख़त्म करने के लिए 2030 का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने ये लक्ष्य 2025 तय किया है। तो डॉक्टर सर, हमारे लिए ये लक्ष्य प्राप्त होना कितने हद तक संभव हो सकता है और इनका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ हम आजमा सकते हैं सर? नमस्कार श्रोताओं। 2017 से एक जन आंदोलन छेड़ा है हमारे प्रधानमंत्री ने कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। तो इस कोशिश में है कि हम लोग टीबी को एलिमिनेट कर दें। तो इसलिए तरह तरह का प्रोग्राम्स रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, उसके बाद टीबी मुक्त भारत, और उसके बाद जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हम लोग वो जैसे वर्ल्ड टीबी डे है, IC एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और
एक्टिव केस फाइंडिंग, जिसको हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग कहते हैं। दूर दूर पे जाके, घर घर में जाके हम लोग टीबी का बीमारी को जांच करते हैं, उसको ढूंढते हैं और उसको इलाज में, जब डायग्नोस हो गया तो उसको इलाज में रखते हैं। तो इस तरह से बहुत सा प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने रखा है। जैसे हम लोग ने मार्च 24 से लेकर अप्रैल तक एक 21 डेज कैंपेन हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर के द्वारा उनको सहायता से लोग पूरा देश गांव में जाके एक प्लेज भी किया है, जिसको हम लोग टीबी फ्री प्लेज कहते हैं। और हमारा जो इलेक्टेड मेंबर्स है, गांव भर से है, उसके बाद जो पंचायत लीडर्स और उसके अलावा जो बस्ती का जितना भी बस्ती का आदमी है, उनके साथ में सेंसिटाइजेशन करके टीबी को पूरा हटाने के चक्कर में हम लोग ये से प्रोग्राम किया है। फिर उसके बाद में हम लोग अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, वो जो है बूस्टिंग टीबी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब है टीबी, जितना भी टीबी बीमारी है उनको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट का इसमें। तो उससे क्या होता है कि हम लोग टीबी कितना फैला हुआ है उसको अंदाज लग जाता है, और उसी तरह से जो बजट वगैरह जो है बनता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सा बजट रखा है टीबी को हटाने के लिए, तो ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल कहते हैं, जैसे आपने जो बताया 2030 तक जो पूरा दुनिया में हटाने के लिए ये WHO ने लक्ष्य रखा है। तो उससे 5 साल पहले हम लोग का टारगेट रखा है 2025 तक। तो इस तरह से हम लोग बहुत सा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी भी हम लोग चल रहा है, हमारा टीम 2-3 जगह में अभी घूम रहा है, गांव बस्ती घूम रहा है। जो हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर है उन लोगों के साथ ये करके जितना भी गांववासी है, जितना भी पंचायत लीडर्स है, उनको सेंसिटाइज कर रहा है टीबी क्या चीज़ है और उसको नोटिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं करता है, नोटिफिकेशन को पूरा नहीं करता है, तो हम लोग ये लक्ष्य जो नहीं प्राप्त होगा तो 2025 तक टीबी एलिमिनेट करने के लिए। और उसका बाद बहुत सारा जो फंडिंग भी दिया है, जैसे हमारा टीबी दवा फ्री, उसका बाद जो टीबी का जो जांच है, टीबी डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट वगैरह है, वो भी पूरा फ्री करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। और उसके अलावा भी उनको कैश कुछ ये भी दिया हुआ है, जैसे हम लोग इनको बोलते हैं NPY इसको कहते हैं, निक्षय पोषण योजना। तो इसी के दौरान आपको पेशेंट को अगर डायग्नोस हो गया और हम लोग निक्षय पोर्टल में रजिस्टर हो गया, तो उनको हर महीना 500 रुपया उनको पेशेंट को दिया जाता है, जब तक वो ट्रीटमेंट चलेगा। तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद वो भी बंद हो जाएगा। ये है उनको न्यूट्रिशन पोषण, जो न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए दिया जाता है। उसके अलावा भी अगर वो ठीक से दवा खा के दवा ख़त्म कर दिया, कोर्स कंप्लीट कर दिया और बीमारी को ठीक कर दिया, तो उनको फिर ख़त्म होने के बाद में 750 रुपया उनके अकाउंट में चला जाएगा। और इसी के साथ साथ जो ट्रीटमेंट सपोर्टर है, ट्रीटमेंट सपोर्टर मीन्स जो आदमी उसको दवा देने में मदद करता है, जिसको हम लोग डॉट प्रोवाइडर भी कहता है। तो वो अपॉइंट करता है, जो गवर्नमेंट का सैलरी नहीं लेता है, पेमेंट नहीं लेता है, वही आदमी को। जैसे फर्स्ट लाइन हम लोग दो तरह का टीबी है, एक फर्स्ट लाइन है, एक सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन जो है थोड़ा खतरा वाला टीबी है, जिसमें हम लोग MDR कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो फर्स्ट लाइन वाले में उनको जो डॉट प्रोवाइडर है उनको 1000 रुपये मिलेगा, और सेकेंड लाइन वाला में 5000 ये डॉट प्रोवाइडर को मिलेगा। इसका साथ साथ जो इन्फॉर्मर है, जैसे कि गांव में कोई टीबी का लक्षण मिला है और उसने मेडिकल में लेके आया और उसको टीबी डायग्नोसिस हो गया, तो वो जो इन्फॉर्मर है उनको भी 500 रुपया दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये सब जो है पूरा डायरेक्ट DBT के द्वारा ही उसको अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, तो सर फिर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हमारे जो सरकार है टीबी मरीज़ों के लिए कुछ नगद सहायता जैसी उपलब्धियाँ दी जा रही है, या कुछ ऐसे मीन्स पॉलिसीज़ जो जिनसे
टीबी मरीजों को फायदेमंद हो सर? हाँ, वही जो मैंने अभी बताया है। नकद जो वही है जो न्यूट्रिशन पोषण के रूप में जो देता है उनका अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली। कैश हम लोग नहीं देते हैं, डायरेक्ट उसका अकाउंट में जाएगा, वो एक है। दूसरा जो है जो ट्रीटमेंट सपोर्टर का ये सब सुविधाएं ये गवर्नमेंट ने करके रखा है। ये क्योंकि पहले नहीं था, 2017 से पहले ये सब बेनिफिट जो है नहीं था। तो अभी 2017 के बाद में जो शुरू किया, जन आंदोलन शुरू किया है, तो उसमें ये सब रखा है। तो 2025 तक ये उनको मिलते रह गए। जी सर, उन उपलब्धियों को हम प्राप्त करने के लिए जो हमारे टीबी मरीज है, कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वगैरह से गुजरना होगा, कुछ आधार कार्ड? हाँ, वही वो जो है जब डायग्नोसिस होगा तो उनका रजिस्ट्रेशन करता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसको हम लोग निक्षय कहते हैं। वो एक पोर्टल है, वेब बेस्ड पोर्टल, तो उसमें रजिस्टर करता है। वो ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है उसमें। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, वो पेशेंट जो है कहाँ है, कैसा है, उसका बाद में वो दवा ठीक से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उनका जो फॉलो अप ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब पूरा हम लोग उसमें निक्षय में जाके उसको देख सकता है। आप जो भी है, जो डॉक्टर जैसे प्राइवेट वाला ने अगर उनको नोटिफाई कर दिया, हम लोग का गवर्नमेंट बेस में रजिस्टर कर दिया, तो उसको भी वो सुपरवाइज कर सकता है ऑनलाइन के द्वारा, उसका मॉनिटर कर सकता है कि वो दवा ठीक से खा रहा है कि नहीं है। और कहना कुछ अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट मीन्स दवा को बीच में छोड़ देना, पूरा कोर्स नहीं खाना, तो वो पूरा कोर्स नहीं खा के अगर बीच में छोड़ देता है तो उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। उनको जाके घर में जाके कांटेक्ट करता है, फिर उसको वापस ले आके फिर से टेस्ट वगैरह करके फिर से हम लोग उसको दवा शुरू कर देता है। तो ये एक प्रोसेस है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अलावा भी हम लोग उनका कॉन्टेक्ट नंबर्स, डिटेल एड्रेस और उनका जो गार्जियन है, अगर बच्चा है तो माँ पिताजी, उसके बाद कोई अपना जैसे कोई रेंटेड हाउस में बैठा है तो लोकल गार्जियन जो हाउस रेंट का मालिक, ये सब ऐसे करके जो लेबरर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर का अंदर में काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को वो सब पूरा कॉन्टेक्ट पर्सन जो है गार्जियन के रूप में, उसको भी हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने का जब भी ज़रूरत होगा तो उसमें उनको कांटेक्ट करके हम लोग वापस लाने की कोशिश करता है। और जो अच्छा से खा रहा होता है और कंप्लीट करता है तो उनको तो फिर हम लोग टीबी चैंपियन के रूप में, जिसको हम लोग टीबी चैंपियन कहते हैं, वो उसको भी हम लोग कुछ आईसी एक्टिविटीज़ में मदद लेते हैं। तो ये सब पूरा प्रोग्राम जो है ये जन आंदोलन का द्वारा ये क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यही है कि मेडिसिन फ्री, उसके बाद जो जांच है वो भी फ्री, उसके अलावा भी जब रुपया भी दे रहा है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, सोता मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और इसके अलावा भी जो 2025 तक हम लोग का लक्ष्य रखा है कि उसका टारगेट रखा है कि टीबी को एलिमिनेट करना है, वो हम डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ अकेला नहीं सकेगा उसको। तो उसको ये टारगेट को अचीव करने के लिए हमें सब सेक्शंस का जितना भी है उससे मदद चाहिए। जैसे पेशेंट का हो गया, पेशेंट का रिलेटिव हो गया, गांव का जो पंचायत लीडर्स हो गया, गांव वार्स हो गया, जो पब्लिक लीडर्स हो गया, और हम लोग के इलेक्टेड मेंबर्स हो गया। उसके अलावा भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको सबका सहयोग हम लोग को चाहिए, तभी ये हम लोग का जो टारगेट रखा है उसको प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ हम लोग हेल्थ वर्कर्स सब जगह में पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर ने वो सब जैसे आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको भी यूटिलाइज कर रहा है, भी उनको भी हम लोग इस्तेमाल कर रहा है। और हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर्स तो है ही है उसके साथ में, और हम डॉक्टर्स तो है ही है। डॉक्टर्स तो ज़्यादातर फील्ड में नहीं जा पाता है क्योंकि उनका ओपीडी ड्यूटी होता है, कोई सर्जरी किया रहता है, कोई दूसरा जो ड्यूटी में एंगेज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग जितना ग्राउंड लेवल का स्टाफ है उनको एंगेज किया है, सबको यूटिलाइज करने। इवन जो आईसीडी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश तक कर रहा है कि भाई 2025 तक हम लोग टीबी को हटा दें देश से। लेकिन इसके लिए
सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो सर 2030 के जो मिशन है उसको हमने 5 साल पहले 2025 में अपना लक्ष्य बना दिया है। तो सर इनके लिए हमारे जो देश के सभी नागरिक को एक साथ चलना होगा, एक साथ। और सर अगर आप, ये सवाल आप दोनों से है कि अगर आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को कुछ खास मैसेज देना हो टीबी के बारे में, कुछ आप दोनों की तरफ से हमारे श्रोताओं को। हाँ, वही सावधानी जैसे हमने कहा है, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हर तरह का बीमारी से बच के रहिए। उसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आपका ड्यूटी बनता है कि सब चीज़ में आप मदद करें। जैसे हेल्थ वर्कर्स है, उनको भी आप मदद करना पड़ेगा। तो कोई भी बीमारी को अच्छा करने के लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं होता है, आपका भी ड्यूटी है कि इस जो बीमारी है उसको फैलने से रुके और बीमारी से बच के रहिए। यही मेरा मैसेज है श्रोताओं से। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीडी थोंगची जी, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर पापुमपारे, और साथ ही साथ डॉक्टर काबक तामर जी, मेडिकल ऑफिसर टीबी कंट्रोल टीबी यूनिट ईटानगर, जिन्होंने हमारे विशिष्ट कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में जानकारी दी है। ये कार्यक्रम द्वारा निर्मित है तेलियन तांगजंग ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर। अब मुझे यानी गामी बोगो को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।